Assalamualaikum students, I hope you people will be fine. Okay, so in the last lecture we were discussing about मतलब से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर हम अपनी टोटल डिस्कशन को कंक्लूड कर लें आज तक, तो हम लोगों ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देखा था, इकोनॉमिक्स के बाद में उसकी कंक्लूजन को देखा था, उसके बाद डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन को उस हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द total the two major branches of the economics, which is microeconomics and the macroeconomics. So जो हमारा current course है that is also related to the microeconomics. अभी हम इकोनॉमिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके अंदर डिफरेंट हमने उसकी थ्योरीज को डिस्कस किया था. और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जनरली डिस्कस किया था कि जी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लियर था. उसके बाद हम लोगों ने उसकी डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था, दैट आर कंजम्पशन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी. एंड आफ्टर दैट वी आर ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ द एग्रीगेट्स एंड द एवरेजेस ऑफ द. तो इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हम देखा था कि वी डिवाइड द होल इकोनॉमी इन स्मॉल पार्ट्स एंड वी स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट इंडिविजुअली. ठीक है, हम इंडिविजुअल यूनिट्स की फॉर्म में हर पार्ट को स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, हियर वी स्टडी द एग्रीगेट और द एवरेजेस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं. जैसे हम पहले वहाँ पे बात कर रहे थे, say for example if we are talking about the price level, so if we say that the price level has been increased or the price level has been decreased, or the we are talking about it in general, हम general price level की बात करते हैं, so it means we are discussing macroeconomics. But if we are talking about a specific product or the specific unit, like I asked you about the price change in the rice और द प्राइस चेंज इन द वीट. ठीक है, अगर मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करूँ या पूछूँ तो वी आर इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ द एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल आर डिटरमाइंड एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन देम. हम यहाँ पर देखते हैं कि इकोनॉमी में एज अ होल हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं और ये डिटरमिन करते हैं कि किस वजह से उन चीज़ों के अंदर चेंजिंग आ रही हैं. Macroeconomics is also called the national income employment and the rate of interest theory और the product theory. अभी हम वन बाय वन इन सारी थ्योरीज को जब डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली इन सारी थ्योरीज पे हम लोग इनको ओवरऑल स्टडी करते हैं. तो दैट फॉर्म्स योर मैक्रोइकोनॉमिक्स. नंबर वन इज अबाउट योर थ्योरीज ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब हम इसकी बात करते हैं, सो इन दिस पार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम देखो, पहले हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की या इंडिविजुअल फर्म की इनकम की, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की इनकम की. अब हम नेशनल इनकम की बात करें, इसका मतलब है कि हम जितनी भी इंडिविजुअल इनकम्स हमारे पास मौजूद होंगे उन सबको हम एड अप कर देंगे या एग्रीगेट कर देंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा. ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिटर्मिनेशन, आपने इसको कैसे डिटर्मिन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. आपके इनकम और कंजम्पशन में क्या वो है, मतलब आपने कितनी इनकम आपने अर्न की, उसमें से कितना पोर्शन आपने कंज्यूम कर लिया. अब डेफिनेटली अगर हम कंट्री वाइड पे बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों से हमसे रेवेन्यू जनरेट करती है. ये फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे इवन रोड्स हैं, आप हम उनका टैक्स या उनका टोल प्लाजा पे करते हैं. ठीक है, तो मतलब देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट अर्न इनकम, जिसमें से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है. तो वहाँ से जब वो अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेगी तो उसमें से फिर वो कंज्यूम भी करती है. डेफिनेटली जिन जिन रोड्स के ऊपर वो टोल प्लाजा लेती है वो रिपेयर भी होती हैं, वो दोबारा से न्यू भी बनती हैं. ठीक है, तो हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सटेंशन आती हैं, लेटेस्ट मशीनरीज आती हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं. ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो उसके अंदर हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितनी इनकम अर्न की थी, उसके अंदर कितना पार्ट जो था वो उसने कंज्यूम कर लिया था. इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करेंगे एंड सेविंग्स कितनी है. दे आर स्टडीड प्रिंसिपल्स ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन आर एक्सप्लेन. तो यहाँ पर हम इन्हीं सब चीज़ों को, मतलब कि नेशनल इनकम कितनी थी, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे कर रहे थे, ये सब चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में पढ़ते हैं. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक और थ्योरी जो हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जितना भी हमारा जो बिजनेस होता है वो बेसिकली एक साइकिल के अंदर रन करता है. नॉट इवन अगर हम बात करें तो जस्ट बिजनेस साइकिल के बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ भी साइकिल में ही फ्लो करती हैं. जिसमें से फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फर्स्ट अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास बूम टाइम पीरियड का आता है, या हम उसको एक्सपेंशन भी कहते हैं. बूम टाइम पीरियड में बेसिकली क्या होता है कि वी आर इंजॉइंग फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हर तरफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. प्राइस लेवल जो है वो बिल्कुल अपने पीक पर मौजूद है, इनकम जो है वो हाई है और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं. ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ट्रेड साइकिल की ऐसी सिचुएशन मतलब एक बूम टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जो बूम टाइम पीरियड हमारी लाइफ में आता है वो हमेशा वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली हमारी इवन हमारी फैमिलीज में भी होता है, हम एक टाइम में बहुत फाइनेंशियली स्टेबल रहे होते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारे जो हालात होते हैं फाइनेंशियल पोजीशंस वीक होना शुरू हो जाती हैं, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, पूरी दुनिया में, कंट्रीज में ऐसे ही होता है। तो एक्सपेंशन या बूम के बाद जो सेकंड फेज है वो हमारे पास रिसेशन का आता है, ठीक है। रिसेशन में क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते हमारे पास एक डिप्रेशन का फेज आ जाता है, ठीक है। मतलब जो थर्ड फेज है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। हाँ, अब तो देखो, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें हमें डिप्रेशन होता है, बट इज इट पॉसिबल कि हाँ जी हमें आज डिप्रेशन हो और हम जिंदगी भर डिप्रेशन में ही रहेंगे? नो। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग जो है वो सारा सारा टाइम उसी डिप्रेशन में रहेंगे। उस डिप्रेशन की फिर रिकवरी आ जाती है, दैट इज इज फोर्थ फेज, ठीक है। तो रिकवरी के बाद अगेन हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं? अगेन हम लोग पहुंच जाते हैं बूम टाइम पीरियड के ऊपर या फिर एक्सपेंशन टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रेड साइकिल की बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। बूम, उसके बाद उसके अंदर रिसेशन आती है, फिर एक फेज डिप्रेशन का आ जाता है और डिप्रेशन के बाद अगेन हम रिकवरी की तरफ जाते हैं और रिकवर करते करते अगेन हमारे पास बूम टाइम पीरियड आ जाता है। और बूम टाइम पीरियड में फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल प्राइस, हायर प्रॉफिट्स, गुड लाइफस्टाइल, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के बाद अगेन हम रिसेशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में कहते हैं द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल में जो होती है फ्लक्चुएशंस आती हैं। प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो डीफ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड डिप्रेशन आर डिस्कस, मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रेड साइकिल में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, प्राइस लेवल में जो चेंजिंग्स आ जाती हैं, इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में, वो सब चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इट इज स्टडीड हाउ ट्रेड साइकिल्स आर अकर्ड एंड रिमूव, ट्रेड साइकिल कैसे अकर्ड होता है और उसको कैसे रिमूव करते हैं, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज रिलेटेड टू द मनी थ्योरी। अगर हम मनी थ्योरी की बात करें, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी आर स्टडीड। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मनी की बात करते हैं, हम किस चीज़ को मनी कंसीडर करते हैं? आर करेंसी नोट्स, ठीक है। जो करेंसी नोट हमारे पास मौजूद है हम उसको कहते हैं कि ये हमारी मनी है। अच्छा, अब उस मनी को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस मनी को, ठीक है। अब लेकिन मसला ये है दैट करेंसी नोट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो वो तो एक पीस ऑफ पेपर ही है ना, हम जितना चाहें इशू कर लें, ठीक है। हम जितने मर्जी चाहें पैसे इशू करें और हम फॉरेन डेट्स भी रिटर्न कर दें और सब कुछ कर दें और हम लोग तो आप समझे कि उसमें पैसों में खेलने लग जाएंगे, बहुत रिच हो जाएंगे। लेकिन लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। देखो, जो मनी है ना वो भी, मनी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पीस ऑफ पेपर, लेकिन बेसिकली उस पीस ऑफ पेपर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है। वो गारंटी करता है कि इस पैसे की पैकेट पर मेरे पास इतने पैसे जो है, मतलब इतने का जो रिजर्व है वो मौजूद है। दैट रिजर्व could be in form of gold, could be in form of silver, could be in form of any metal और could be in form of foreign reserves, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि हाँ जी कितना उसके अंदर मनी की वैल्यू को हमने डिटर्मिन करना है कि मनी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वैसे मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो, से अगर आप अपने बचपन की बात करो, कुछ साल पहले चले जाओ, ठीक है। तो यही जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पेप्सी या कोका कोला परचेज करते थे, अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बचपन की बात करूँ तो हमारे बचपन में जो कोका कोला की जो एक बॉटल थी वो दैट वाज ऑफ 8 रुपीज़ और 10 रुपीज़, ठीक है। एंड नाउ वी बाय द सेम प्रोडक्ट इन ₹25। तो अगर हम बात करें तकरीबन 10 से 1 साल के अंदर एक प्रोडक्ट उसी क्वालिटी, उसी क्वांटिटी, उसी कैरेक्टरिस्टिक की एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहाँ 10 रुपये खर्च होते थे और कहाँ उसी क्वालिटी, उसी क्वांटिटी की सेम प्रोडक्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ परचेज करने के लिए 25 रुपीज़ स्पेंड हो गए। इसका मतलब मनी की वैल्यू क्या होती जा रही है? मनी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी को डिटर्मिन करने के लिए, उसकी डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने के लिए कि हाँ जी मनी की डिमांड कितनी है, अकॉर्डिंगली सप्लाई कितनी है, वैकेंट पे रिजर्व्स मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मनी थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं इन द मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है जब हम लोग इंटरनेट ट्रेड मीन होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो बाइंग एंड सेलिंग होती है दैट इज कॉल्ड ट्रेड। और जब यही वाली ट्रेड हमारे पास विद इन कंट्रीज होना शुरू हो जाती है, आउटसाइड द कंट्रीज, सॉरी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब वर्ल्ड वाइड कंट्रीज एक दूसरे के साथ बाइंग एंड सेलिंग शुरू करते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसका एक्सचेंज रेट। अब जाहिर सी बात है, इससे फॉर एग्जांपल हम यूएस के साथ करते हैं, यूएस की करेंसी कौन सी है? डॉलर में, हमारी करेंसी कौन सी है? रुपी की फॉर्म में, ठीक है।
तो एक्सचेंज रेट वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यस अगर हम उनको मनी की फॉर्म में पे करेंगे वो उसको वहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सचेंज रेट क्या फिक्स होगा। एक्सचेंज कंट्रोल, टैरिफ्स, कोटास, प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ऑर्डर एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक्सेट्रा आर डिस्कस। ये सारी ये जो कोटास हैं, टैरिफ्स है, प्रोटेक्शन है, ये सब आपकी टैक्स की फॉर्म में, ठीक है। जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करके चीज़ें मंगाते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को या फिर इम्पोर्ट करके अपने पास मंगवाते हैं तो उसके लिए हम उनके ऊपर जो भी वो पे करते हैं टैक्सेस वगैरह, वो सब चीज़ें डिसाइड करनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर की सिचुएशन को हम लोगों ने देखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखना है। ये सब चीज़ें जो इंटरनेशनल ट्रेड में आती हैं ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम लोगों ने 4 थ्योरीज को स्टडी किया था, इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी 4 थ्योरीज होती हैं। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेड साइकिल के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं, फ्लक्चुएशन होती हैं, थ्रू मनी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चेंजिंग्स आती हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होंगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से पॉइंट्स को चेक कर लेना है, पढ़ लेना है। अगर इनके अंदर कोई भी इशू होता है आपको तो वो हम इंशाल्लाह अपनी कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So that's all about today's lecture. Just must read the notes and carefully watch the video and note down all of your questions and the queries. So जो भी question जो भी problem होंगे वो हम इंशाल्लाह कमिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।